हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया हैं, हमेशा बढ़िया होने चाहिए, राइट। तो देखो हम ना अभी क्या क्लास ट्वेल्थ के लिए मिले, राइट। तो शुरू करने से पहले ना सब कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्या, अगर हमें एक अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली एग्ज़ाम में है क्या क्या हमारे लिए। तो हमें सिलेबस का अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम पढ़ाई शुरू करने से पहले सिलेबस के बारे में तरीके से बात करेंगे, पूरा डेप्थ में जाके बात करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, बट इतना कि हमें पता रहे कि क्या चीज़ हमें करनी है और क्या नहीं करनी, और फिर कैसे कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे, राइट। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी सिलेबस का डिस्कशन, राइट। तो सिलेबस को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यूज़ करी है ना, ये हमने जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना एज स्टूडेंट्स एज टीचर्स, उसकी बात कर रहे हैं, सीबीएसई वाली बात नहीं कर रहा मैं, राइट। एग्जामिनेशन सबसे पहले तो, राइट। एग्जामिनेशन मतलब जो हमें एक्चुअली लिखना है, जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या है 80 मार्क्स है, और 20 मार्क्स किस चीज़ के हैं, प्रोजेक्ट के हैं। आपको ये तो पता ही है ना कि टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड हो चुका है सिलेबस, बट हम एक बार सारे चैप्टर्स देख रहे हैं कि हैं कौन कौन से। उसके बाद हम टर्म 1 पे स्पेसिफिकली फोकस करके चलेंगे, टर्म 2 के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी रेलिवेंट नहीं है उस पर डिस्कशन करना, ठीक है। तो दो हिस्सों में बांट दिया हमने। प्रोजेक्ट पे तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। प्रोजेक्ट में तो सिंपली क्या है, 10 मार्क्स का टर्म 1 में है, 10 मार्क्स का टर्म 2 में है, राइट। तो इस पर हम बात नहीं कर रहे ज़्यादा, और इसको मैं साइड कर रहा हूँ अभी, राइट। तो प्रोजेक्ट का तो डिस्कशन इतना सा है, वो आपका स्कूल में होता रहेगा, वाइवा भी होगा, फाइल भी सबमिट करनी पड़ेगी आपको, उन चीज़ों के लिए होगा, राइट। अब वो कोविड में किस तरह से डील करते हैं वो स्कूल वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ना एक्चुअली सिलेबस को क्या किया है, तीन हिस्सों में बांट दिया है, पार्टनरशिप, एनपीओ एंड कंपनी अकाउंट्स, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर तो हमें पता है ना एनपीओ है, उसके बाद हम पार्टनरशिप करते हैं, और फिर उसके बाद कंपनी अकाउंट्स करते हैं। जो थर्ड वाली बुक है ना, उसको मैंने कंपनी अकाउंट्स में ही शामिल कर दिया, राइट। समझने अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास। एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये हमारा टर्म 2 में है, राइट। उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, चेंज इन पीएसआर है, जिसमें गुडविल शामिल होता है, राइट। गुडविल इसी का हिस्सा है। इसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट है, डेथ है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। तो इसमें ना ये तीन तो टर्म 1 में है, और बाकी ये दोनों जो हैं ये टर्म 2 में है, राइट। आई होप क्लियर होगा। रेड पेन ज़्यादा दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ रहा है ना। कलर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ बस, इसलिए यूज़ कर रहा है। तो पार्टनरशिप में सिंपल सा क्या है, हमारे पास फंडामेंटल्स है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। इसमें से एडमिशन तक तो हमारे पास टर्म 1 में है, और रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन है टर्म 2 में है। कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी में अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है। ये तो क्या है, एक मिनट, वही बेटर रहेगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है, ये तो टर्म 1 में है, राइट। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स है। अब ये होती क्या है ना, अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस चैप्टर पे बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं। अब मैंने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 में डिवाइड कर दिया इसको, जो थर्ड बुक है। तो इसमें जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, उसे छोड़ के पहले वाला हिस्सा सारा टर्म 1 में है, और जो कंपैरेटिव और वो है वो टर्म 2 में है। तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं जा रहे। रेशियो एनालिसिस ये टर्म 1 में है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2 में है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली जो टर्म 1 का सिलेबस है अब उसमें क्या है, राइट। वो तो होल सिलेबस हो गया, उसको डिटेल में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो अभी नहीं करना। टर्म 1 की अगर बात करें तो एक तो प्रोजेक्ट है 10 मार्क्स का,
इसको हम साइड करते हैं, राइट। इसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन जो हमें करना है उसमें कंटेंट क्या है उस पर बात करते हैं, राइट। कंटेंट की अगर आप देखोगे तो जो पहले 3 चैप्टर हैं, फंडामेंटल्स हैं, चेंज इन PSR है, इसमें गुडविल शामिल है, गुडविल इंक्लूडेड है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर है। इसकी जो वेटेज है ना ये 18 मार्क्स की है, राइट। 18 मार्क्स की इसकी वेटेज है। और जो कंपनी अकाउंट्स हैं उसमें एक तो क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स 12 मार्क्स, और जो बाकी थर्ड वाली बुक है उसमें 10 मार्क्स इन दोनों चैप्टर के, राइट। अब ये एग्ज़ाम होने कैसे वाला है, देखो सबसे पहली बात तो फर्स्ट टाइम MCQ बेस्ड आ रहा है CBSE में, राइट। MCQ बेस्ड क्या है, इसके फ़ायदे भी है नुकसान भी है, राइट। फ़ायदे क्या है कि मार्क्स ना, अगर आपका आंसर ठीक है तो ठीक है, पूरे नंबर है, उसके कटने का सीन नहीं है, लेकिन आपका ना वो एक्यूरेट ही होना चाहिए, राइट। और वो एक छोटे से छोटे पॉइंट को ना लेकर क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा डिटेल में और करेंगे बात इसमें, राइट। 90 मिनट्स आपको मिलेगी और ये 40 मार्क्स का होगा, राइट। 40 मार्क्स कैसे होंगे, क्या 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, नहीं, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चंस भी होंगे जो प्योर थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, वो जैसे कि पार्टनरशिप की एब्सेंस में क्या क्या होगा उसको लेके कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, और इनमें से कौन सा गलत है इस तरह से करके दे सकते हैं कोई ऑप्शन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्कर में आएंगे। क्या सिर्फ 1 मार्कर्स ही होंगे, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। जो कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना वो कहीं ना कहीं हो सकता है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन हो। और अगर देखा जाए टेक्निकली तो हमें 1 मार्क के लिए कितनी मिनट्स मिलेंगी, 2.25 मिनट, राइट। मतलब अगर 90 मिनट्स हैं हमारे पास, 90 मिनट्स में हमें 40 मार्क्स का सॉल्व करना है, तो 1 मिनट में 1 मार्क्स का जो है हमारा वो कितने मिनट्स में हो जाना चाहिए, 2.25 मिनट में। तो इस हिसाब से हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अपनी, ताकि हम 2.25 मिनट में 1 मार्क का क्वेश्चन कर पाएँ एटलीस्ट। इससे वैसे जल्दी ही करना है क्योंकि हमें फिर रिवाइज भी करना है एक बार, राइट। तो देखो अब ना क्या चीज़ें बदल जाती हैं इस चीज़ को लेकर। एक तो जो 12th क्लास की थ्योरी होती थी वो बहुत, मतलब इस तरह से कह सकते हैं बहुत लिमिटेड स्कोप था उसका, बट अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने का रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि अब वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं वहाँ से 1 मार्क का। थ्योरी का एक छोटा सा पॉइंट उठाया तो थ्योरी पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस अच्छी बात क्या है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, क्योंकि हमें सिर्फ रिकॉल करना है ना, एक बारी पढ़ के समझना है उसको। तो सबसे जो मेन चीज़ जो है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर नहीं हो, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा अगर हल्का सा भी एक फिगर भी चेंज होगी ना तो यू विल गेट स्टक। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, राइट। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो, और फिर जिस तरह से हम अभी तक करते आए हैं ना पास्ट में भी, उस तरह से ना जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। बट हम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो वाले उस पूरा लिख के, क्योंकि हमें MCQ बेस्ड ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बट बेटा ऐसा भी नहीं होगा ना कि देखो क्या हो सकता है, एक पूरा केस दे दिया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन होता है, अभी क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन, अभी तक क्या होता था, एक बड़ा क्वेश्चन होता था, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती थी और फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती थी कुछ कि ये करना है, राइट। मान लो जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो ये क्वेश्चन MCQ में भी बन सकता है। हैं सर ऐसे कैसे, मैं बताता हूँ अभी कैसे। ये क्वेश्चन आपको दिया, रिक्वायरमेंट नहीं दी, रिक्वायरमेंट के लिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 इसी में से ये केस स्टडी दे दी है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अब इसकी जर्नल एंट्री बताओ। क्वेश्चन नंबर 2
ये इस डेट को क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इस डेट को क्या होगा। तो क्वेश्चन ना इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं वो, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए उस टॉपिक पे, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको हम ना पूरी तरह नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्लस जो MCQs है ना, भर भर के सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करना सही नहीं है। आप एक बारी पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, और क्लैरिटी भी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रहा है और उसकी प्रैक्टिस भी हो रहा है जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं हमारे उनके बेसिस पर। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में हमें MCQ बेस्ड प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।